हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन रिसेंट ईयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का याद होना आज के समय में एक आवश्यकता है। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना उतना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन आज के रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना ज़रूरी है। उसकी डेटा याद हो ना हो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो याद हो ना हो, वो तो याद नहीं करना है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये सीरीज मैंने यहाँ पे तैयार किया है वह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ये मैंने यहाँ पे सिंबलाइज भी किया है m प्लस एन से m, यानी कि मैंने रिडक्शन की बात की है। या तो m प्लस एन से m, यहाँ मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ई नॉट एक्स से x माइनस वन, यहाँ पे नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। दोनों केस में रिडक्शन ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है बच्चों, और यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जीरो से माइनस वन, यहाँ प्लस एन से जीरो, तो यहाँ भी डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैंने जो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है वो किस पे किया है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जैसे जैसे हम लोग सीरीज में नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो कंपोनेंट होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे पोटेशियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी लिथियम आयन से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कितना टेंडेंसी है उसके खुद को रिड्यूस होने की। रिडक्शन पोटेंशियल बताता है खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को। अब जिसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बच्चों ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसके साथ के जो कंपोनेंट्स होंगे उसको ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी। जो खुद को ज़्यादा रिड्यूस करने की टेंडेंसी शो करेगा, इसका मतलब वो दूसरे को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी कि वह उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वह उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाएगा। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो जाता है वह दूसरे कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करने का जो पावर है उसका वह ज़्यादा है, यानी कि हाई पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टू अदर, है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। और ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है तो टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। एक चीज़ें होती हैं जिस पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, जो मैं बोल रहा था अभी, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को एक्सप्लोर करता है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वह खुद को उतना ही ज़्यादा रिड्यूस करना चाहेगा। जबकि रिड्यूसिंग पावर अगर बोला जाए, रिड्यूसिंग पावर, तो ये दूसरे के रिडक्शन की बात कर रहा है। रिड्यूसिंग पावर एक्सप्लेन्स द टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, वाइल रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। यानी कि ये किसको बताता है, रिड्यूस इटसेल्फ, ये खुद के रिडक्शन की बात करता है। रिडक्स हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी कंपोनेंट का ज़्यादा है, इसका मतलब यह उठता है कि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और कोई अगर ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है, अच्छा रिड्यूसिंग पावर है, यानी कि वो दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, रिड्यूस अदर्स। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड to reduce itself and reducing power is used to reduce others। इसलिए जो जितना ज़्यादा अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा वह उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसका मतलब उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज़ क्या है। तो सीरीज़ मैं पहले से लिख कर लाया हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया, लेकिन याद होना ये अनिवार्य है। ये सीरीज़ जो है, तो सीरीज़ में याद रखना है, जैसे लिथियम सोडियम, लिथियम प्लस सोडियम प्लस Ba+2 Sr+2 कैल्शियम +2 सोडियम प्लस Mg+2 एल्युमिनियम +3 मैग्नीज Mn+2 वाटर Zn+2 Cr+3 Fe+2 Cd+2 Co+2 Ni+2 Sn+2 Pb+2
H प्लस Cu+2O2। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोग, मैंने यहाँ पे एरो भी दिखाया है, इसके बाद I2 सिल्वर प्लस Hg+2 Br2 लिक्विड प्लेटिनम+2 O2 गैस Cl2 गैस Au+F2 गैस। ये पूरा सीरीज है। तो इस सीरीज को देखने से लग रहा होगा कि अच्छा सबसे अच्छा या सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, वो F2 का है। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू F2 की है, जबकि सबसे कम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों किसकी है, लिथियम की है। दिस इज मिनिमम, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज मिनिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि फ्लोरीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, फ्लोरीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लिथियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है इस सीरीज में, जो मैंने इस सीरीज में जो बनाया है। इसके अलावा बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उसकी चर्चा नहीं मैंने की है। यहाँ पे मैंने वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स की बातें की है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और जो कि याद रखना अनिवार्य है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, आप उस ट्रिक को भी देख सकते हैं। तो अब देखो, थोड़ा सा फनी हो सकता है ये ट्रिक, है ना, लेकिन 2-3 बार अगर इसको पढ़ा जाए तो ये चीज़ें दिमाग में सेट कर जाती हैं। अगर तुम डायरेक्ट इसको रटोगे तो ये आपको धोखा दे देगा, ये कंफ्यूज कर देगा, ये कंफर्म है, नहीं रट पाओगे इसको। तो आई थिंक जो मैंने बनाया है, दिस इज़ फनी बट आपको काम आएगा आपके एग्ज़ाम में, एट इंस्टेंट आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर कोई आप खुद से बना सकते हो, कोई सीरीज़ कोई आप खुद से बना सकते हो, इसका कोई ट्रिक बना सकते हो, तो रामेटिक फॉर्म ऐसा कुछ बना सकते हो, तो आप वो भी डिस्कस करो, वो भी शेयर करो हम लोगों के साथ। आई थिंक मैं भी उसको शेयर करूँगा सबके साथ। तो अभी तो मेरे पास यही है और मैंने इसको खुद से बनाया है, तो आप देख सकते हो। तो जैसे इसको मैंने बनाया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। लिक बासर, लिक मिस हो गया, लिथियम पोटेशियम, लिक बासर बेरियम स्ट्रांसियम, काना CaNa, मग अल मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मन जलजन मैग्नीज वाटर जिंक, कर क्रोमियम, फिकड फीकड 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 आयरन कैडमियम, कोनी कोबाल्ट निकेल, सन पब टिन और लेड, सन पब, H हाइड्रोजन, क्यूप्रिक Cu+2, ओजल। अब देखो ओजल मैंने किया है, एक जगह ओजल है और एक जगह OH दिखेगा तुमको। ओजल मतलब वाटर के साथ ऑक्सीजन का रिडक्शन। ठीक है, वाटर के साथ ऑक्सीजन का रिडक्शन की बात किया जा रहा है। ठीक है, यह है ओजल, O फॉर ऑक्सीजन, जल मीन्स वाटर के साथ ओजल। तो H क्यूप्रिक ओजल। और यहाँ पे है आई मीन्स आयोडीन, एग्री मीन्स सिल्वर, उसके बाद हाई मीन्स Hg मरकरी, बी फॉर ब्रोमीन, P फॉर प्लैटिनम, आई एग्री हाई BP, ब्लड प्रेशर भी समझ सकते हो, लेकिन मैंने BP लिखा है, आई एग्री हाई BP। फिर यहाँ पे देखो, फिर से मैंने बोला था ओ का पीछे मैंने देखा था वाटर के साथ रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का एसिडिक मीडियम में, यानी कि H+ के साथ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे OH कॉल गुड फ्रेंड्स, गुड GOLD गोल्ड से मैंने यहाँ पे गुड बनाया है, और फ्लोरीन के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड बनाया है। तो OH कॉल्ड, ओह कॉल्ड, इसको आप पढ़ सकते हैं, ओह कॉल्ड गुड फ्रेंड। अब इसको मैं किस तरह से ग्रामेटिक फॉर्म में बोल सकता हूँ, लिख बासर काना मग अल मन जल जन कर फिकड कोनी सन पब H क्यूप्रिक ओजल आई एग्री हाई BP ओह कॉल गुड फ्रेंड। तो इस तरह से अगर आप 3-4-5 बार बोलते हो और 2-3 बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये सीरीज आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते चलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, लिख बासर काना मग अल मंजल जन कर फिकड कोनी सन पब H क्यूप्रिक ओजल
आई एग्री हाई बीपी ओह कॉल गुड फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-3 बार अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फनी है बट याद हो जाएगा। अपने को तो सॉल्व करना है, क्वेश्चन बनाना है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस याद हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे याद हो चुका है और 2-3 बार के प्रैक्टिस में ही मैंने याद किया था इसको बहुत पहले, तो आई थिंक आप भी इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है, रिड्यूसिंग पावर घटता जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने याद कर लिया, लिख बासर गाना मग अलम मन जल जन कर फिकड़ कोनी सन पब एच क्यूप्रिक ओजल आई एग्री हाई बीपी ओह कॉल्ड गुड फ्रेंड। इस तरह से मैंने याद कर लिया। अब देखो भाई, कोई कोई हो सकता है सिर्फ राइम्स याद कर लो और उसका मीनिंग समझ में ना आए, ऐसा भी होता है। तो आप राइम्स के साथ साथ है ना वो इक्वेशन भी लिख लो, वो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉक्स में मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो वाटर को मैंने बॉक्स में बना दिया है। जितने भी बॉक्स में मैंने कन्वर्ट किए हैं वो सारे इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होने चाहिए। जैसे पहला यहाँ देखो, H2O से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो H2 गैस और OH माइनस का फॉर्मेशन हुआ। ये इक्वेशन का काम बहुत भयानक होने वाला, बहुत अच्छे तौर पे होता है जब हम लोग रिडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिडक्शन ऑफ वाटर हम लोगों को करना पड़ता है, यानी कि वाटर को रिड्यूस करना पड़ता है, और इस रिएक्शन का याद होना जरूरी है। तो हम कहेंगे इसको आप रट लें इस इक्वेशन को, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.83 वोल्ट होता है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीरीज को रटना है। ठीक है, आपको इक्वेशन को देख लेना है। इक्वेशन तो काफ़ी आसान है। ठीक है, इक्वेशन में क्या है, Mg प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन Mg सॉलिड, तो इक्वेशन सारे आसान हैं, बट 2-3 इक्वेशन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बस उसको बॉक्स में डाला है। तो जैसे वाटर में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो H2 प्लस 2OH माइनस, यानी कि रिडक्शन ऑफ वाटर का इक्वेशन जब भी लिखना होगा आप इसी इक्वेशन को लिखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी बॉक्स में मैंने बनाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो काफ़ी आसान है, H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन H2, दिस इज, इसका पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। इसको तो आपको याद रखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसको माना गया है, एज्यूम्ड है। किसी का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इसको 0 वोल्ट माना गया है, यानी कि ये 0 वोल्ट माना गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो Cu प्लस 2 से, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखो O2 प्लस 2H2O विथ 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। तो इसका इस्तेमाल बच्चों, इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ OH करेंगे। सब इलेक्ट्रोलाइसिस में आएगा ये सब। तो जब हम लोग OH माइनस का, यानी कि किसी बेस का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो इक्वेशन इसी तरह से लिखा जाता है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ बेस में हम लोग काम करेंगे, यानी कि ये तो रिडक्शन का डायरेक्शन है। अगर हम लोग को OH का ऑक्सीडेशन करना होगा तो बस इसी तरह से रिएक्टेंट ये होगा और प्रोडक्ट इधर की ओर, यानी कि ये लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो दिस रिएक्शन विल बी यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस और बेस। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा वाटर के रिडक्शन के इक्वेशन को, यहाँ हम लोगों ने देखा OH माइनस के ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, O2 से 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव 2 वाटर। ये जो रिएक्शन है इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिएक्शन कब होता है, जब वाटर का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये जो इक्वेशन था बच्चों, ये इक्वेशन था वाटर के रिडक्शन का, देखो इधर रिडक्शन हो रहा है, और ये जो इक्वेशन है बच्चों ये है वाटर के ऑक्सीडेशन का। देखो इधर की ओर डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि वाटर का इधर से उधर रिडक्शन है तो इधर से इधर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखना है कि जब वाटर को ऑक्सीडाइज कराया जाएगा तो उससे O2 और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और इसको भी याद रखना है, जब वाटर का रिडक्शन कराया जाएगा तो H2 और 2OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें मैंने कुछ जो बॉक्स में बनाई, टोटल मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स बनाया था। एक वाटर के रिडक्शन के लिए, एक H प्लस का रिडक्शन है, एक OH माइनस का ऑक्सीडेशन है। ठीक है बच्चों, एक वाटर का ऑक्सीडेशन है। तो ये 4 इक्वेशन जो है इसको रट लीजिएगा। इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू तो ऐसे भी याद रहेगी आपकी। H प्लस से H2 को 0 वोल्ट माना गया है, दिस इज एज्यूम, दिस इज स्टैंडर्ड, इसको माना गया है। ठीक है,
और बाकी जो भी है इसी के रेफरेंस से निकाला गया है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना कम है, ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे सीरीज बनाया गया है, दिस सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और एक बात और, चूंकि वाटर चूंकि जो H प्लस है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, यानी कि उसके पहले जितने भी लोग रहे होंगे वो सब जीरो से कम रहे होंगे, यानी कि उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो जीरो से कम रही होगी, इट्स मीन नेगेटिव रही होगी। और जो इसके बाद आ रहे हैं जैसे कॉपर, ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि वाटर के पहले जितने भी लोग हैं उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सॉरी, H प्लस के ऊपर जो भी लोग हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सारा नेगेटिव होगा, और H प्लस के नीचे जितने भी लोग हैं बच्चों उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो अपना रेफरेंस है H प्लस दैट इज एज्यूम्ड टू बी 0 वोल्ट। ठीक है, तो आई थिंक अब याद करोगे, आप वीडियो देखने के बाद इसको तुरंत याद ही करना है और 2-3 बार लिख लेना है। अगर मैं क्लास में इसको पढ़ाता तो मैं क्लास में ही से रटवाता हूँ, क्लास में ही इसको मैं 2-3 बार बच्चों को पढ़वा करके 3-4 बच्चे से खड़ा करके मैं पूछता हूँ, जिससे कि बच्चे को वहीं पे याद हो जाए। और क्योंकि एट ए टाइम याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो ज़रूरत पड़ता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बच्चों। तो मैं भी उम्मीद करूँगा आप वीडियो जस्ट ख़त्म करने के बाद इसको रट ही लें, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। पोएम बहुत आसान है, लिख बासर काना मग अल मन जल जन कड़ फिकड़ कोनी सन पव एच किप्रिक ओजल आई एग्री हाई बीपी ओह कॉल गुड फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सेट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने के बाद अगर मान लो हमने याद कर लिया, ठीक है, तो इसके सीरीज को मैं पूरी तरह से याद कर रखा है, तो अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को याद क्यों रखना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या फ़ायदा होने वाला है, हम डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे बात क्या करने वाला हूँ मैं। जो सबसे पहली बात मैं नोट करके डिस्कस करूँगा, नोट 1, पहली बात, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैंने शॉर्टकट में लिखा है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन डिसाइड which half cell will be oxidation half cell, that is anode, and which should be reduction half cell, that is cathode। तो जो सबसे पहला बेनिफिट मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चों वो क्या है, हम लोगों को अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होता है तो हम लोग ये आराम से बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसा बिहेव करेगा, यानी कि एनोड कैसा बिहेव करेगा, और कौन सा इलेक्ट्रोड रिडक्शन हाफ सेल के जैसा बिहेव करेगा, मींस कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अब खुद से सोचो, एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि अगर कोई दो कंपोनेंट आपको दिया गया है और उस दो कंपोनेंट को आपको डिसाइड करना है कि कैथोड कौन कहलाएगा और एनोड कौन कहलाएगा, तो चूंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी कि दिए गए कंपोनेंट्स में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसके कैथोड बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसके एनोड बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से मैं बात फिर से लिख रहा हूँ उसी में, हायर
रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो भी m प्लस एन एम, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज कैथोड। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसके रिडक्शन में जाने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, उसके रिडक्शन हाफ सेल में बनने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, और उसके द्वारा कैथोड बनने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। एंड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज वह ऑक्सीडेशन हाफ सेल के जैसा काम करेगा, दैट इज वह एनोड के जैसा काम करेगा। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो बाद में आ रहा है उसका रिडक्शन होगा, सिंपल, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बाद में आ रहा है उसका रिडक्शन होगा, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि जो अरेंजमेंट किया गया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर किया गया है। अब अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है, इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा है ना, तभी तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाइयर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ही कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है। यानी कि इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसके ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम है, तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कम है यानी कि रिडक्शन में जाएगा वो, क्योंकि रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करेगा ये। ठीक है, इसलिए यह लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज एनोड, while higher value of standard reduction potential undergoes cathode। ये पहली बात। इसको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे तुमसे बोला जाए कि कंपेयर कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक की बात करो, तो कॉपर एंड जिंक में कौन सा मेटल जो है वह कैथोड के जैसा काम करेगा और कौन सा मेटल जो है वह एनोड कैसा काम करेगा। तो हम लोगों ने अभी सीरीज देखा था, तो सीरीज में देखो मैंने बताया था लिख बासर का ना मग अल मन जल जन, तो जल जन जिंक आ रहा है, यानी कि जिंक पहले आ गया, तो जो पहले आ गया उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि यह ऑक्सीडेशन में जाएगा, यह ऑक्सीडेशन में जाएगा, और यह इसका मतलब कहाँ चला जाएगा, रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आ रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब किसके साथ बिहेव करेगा, एक्ट्स एज एनोड, क्योंकि एनोड पर ही तो ऑक्सीडेशन होता है। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसमें रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसके बारे में कह सकते हैं क्या, एक्ट्स एज कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चूंकि जिंक पहले आ गया, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब वह एनोड के जैसा काम करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई, यानी कि अगर इस दोनों की बात करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन के आधार पे हम बात करें, एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कैसे हो जाएगा, तो
मैंने जो रिएक्शन पढ़ाया था वो पीछे जो सीरीज में था वो Zn+2 से Zn था, तो वह तो रिडक्शन रिएक्शन था। अब मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन, तो दिस कुड बी Zn सॉलिड से Zn+2। ठीक है। और एट एनोड पे, एट कैथोड पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन ही होना है। और जो रिएक्शन पीछे लिखा हुआ था कॉपर का वो रिडक्शन का ही था, तो जो रिएक्शन था वही लिखना पड़ेगा। Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और एट कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये सब की जानकारी हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता लगती है। यानी कि जिस मेटल का या नॉन मेटल का नंबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आ जाएगा उसको आप ऑक्सीडाइज कराओगे, यानी कि उस रिएक्शन को उल्टा करके लिखना पड़ जाएगा। और जिसका नंबर बाद में आ जाएगा तो वह तो रिडक्शन में लिखा हुआ है ही, तो जिस फॉर्म में वो लिखा हुआ है उसी फॉर्म में आप उसको लिख देंगे। ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन होने वाला है, हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, तो वहाँ डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ये पहली बात हुई। तो पहली बात हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज की मदद से हम लोग कैथोड एनोड को डिसाइड कर पाते हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड के जैसा बिहेव करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड के जैसा बिहेव करता है। दूसरी बात, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन check the feasibility, we can check the feasibility of the given redox reaction, फिजिबिलिटी मीन्स बच्चों वो खुद से कितने होने की टेंडेंसी उसकी कितनी ज़्यादा है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसकी बात कर रहे हैं। फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा जो रिएक्शन जो आपको दिया गया है, कभी कभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बच्चों कि कोई रिएक्शन आपको दे देगा, आपसे पूछा जाएगा वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, तो आपको देखना पड़ेगा पॉसिबल और नॉट का मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, बस देखना क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझेंगे हम लोग क्या कि रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज फिजिबल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दें, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूँ Zn सॉलिड प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर सॉलिड, ये मैंने रिएक्शन लिखा। अब तुमको बताना है कि ये दिया गया जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये फिजिबल है या नहीं फिजिबल है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं स्पॉन्टेनियस है। तो हम देखें Zn का ऑक्सीडेशन, Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना है, 0 है। और यहाँ पे जो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है बच्चों, +2 है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है बच्चों, 0। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। और जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब ये चेक करना है कि ये बात सही है या गलत। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो हमको पता है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से पहले आ जाता है। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और जिंक का ऑक्सीडेशन हो भी रहा है। इसका मतलब यह जो रिएक्शन है वह स्पॉन्टेनियस है, यानी कि यह रिएक्शन खुद ब खुद होगा। इसको होने के लिए किसी भी तरह का बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख देते, कॉपर सॉलिड प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस जिंक सॉलिड, इस रिएक्शन की बात करनी है। तो यहाँ पे 0 से हो गया +2, यहाँ बच्चों +2 से हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, कॉपर का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन, जबकि जिंक का क्या हो जा रहा है बच्चों, जिंक का हो जा रहा है रिडक्शन।
तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक पहले आ जाता है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है, इसका मतलब इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम है। अब देखो रिड्यूस करने की टेंडेंसी इसकी कम है, अब फिर भी ये रिडक्शन में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यह रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकता है। हाँ, इसको बाहर से करंट सप्लाई करके एक्सटर्नल पोटेंशियल डेवलप करके ये कराया जा सकता है, बट दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद ब खुद नहीं होने वाला है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, या फिर कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या कौन सा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन खुद ब खुद होगा, कौन सा रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, इन सब की जानकारी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल सकती है। बस चेक करना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, एडवाइस करके आप लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आएगा उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक पहले आता है कॉपर से, लेकिन इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक पहले आता है कॉपर से और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए स्पॉन्टेनियस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पहले आएगा उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तभी वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज वह रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि उस रिएक्शन को कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, खुद ब खुद नहीं होगा। ये रही दूसरी बात। इसी पे क्वेश्चन आता है बच्चों, जब देखें, जैसे कहा गया, क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन कहा गया what will happen when CuSO4 aqueous solution is stored in जिंक सॉलिड कंटेनर। तो कहते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन जिंक सॉलिड कंटेनर। कोई जिंक का कंटेनर है, उसमें अपने को कॉपर सल्फेट को रखना है। कोई जिंक का कंटेनर है, ये मान लो जिंक का कंटेनर है, जिंक सॉलिड कंटेनर है ये, और बोला जा रहा है इसमें क्या रखा जा रहा है, इसमें रखा जा रहा है कॉपर सल्फेट। तो कहा जा रहा है कि क्या होगा, क्या होगा, यहां पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि क्या कॉपर सल्फेट को जिंक में रख सकते हैं क्या, कि नहीं रख सकते हैं, यानी कि क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में स्टोर कर कर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी सॉल्यूशन को दिया गया हो और कोई कंटेनर दिया गया हो कि क्या भाई इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो किसी सॉल्यूशन को किसी दूसरे मेटल में तभी स्टोर करके रखा जा सकता है जब ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करें, यानी कि जो आपस में रिएक्शन हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। तो हम लोगों को पता है क्या कि जिंक सॉलिड का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करा दिया जाए तो यह जो प्रोसेस है ये क्या होगा, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आता है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और ये ऑक्सीडेशन में चला जाएगा और कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में रखा जाएगा तो यह एक अच्छा स्टोरेज नहीं है, यानी कि कॉपर सल्फेट को जिंक में कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। यानी कि जिंक में अगर रख दोगे जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को तो यह रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो कंटेनर का जिंक है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा और जो कॉपर जो घुला हुआ है वो धीरे धीरे करके कंटेनर के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। यानी कि धीरे धीरे जो तुम्हारा कंटेनर है वो उसके ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ने लगेगा और सॉल्यूशन जो है उसमें धीरे धीरे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो व्हाट विल हैपन,
तो सबसे पहली बात क्या समझ में आया कि क्या होगा, तो कहते हैं अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के कंटेनर में डाल दिया जाए तो पहली बात कॉपर सॉलिड का डिपोजिशन होने लगेगा, डिपोजिशन ऑन कंटेनर, ऑन कंटेनर वॉल, कंटेनर के वॉल पे कॉपर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जिंक जो है, कंटेनर जो है जिंक, उसका जिंक बाहर निकल कर सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देगा, यानी कि जेडन जिंक के कंटेनर जो हैं, जिंक कंटेनर क्या होंगे, डिसोसिएट्स, टूटने लगेंगे एंड फॉर्म ZnSO4, है ना। तो कहते क्या है कि जो जिंक का कंटेनर है वो रिएक्शन में क्या होने लगेगा, इन्वॉल्व होने लगेगा, और कॉपर जाकर इधर डिपॉजिट होने लगेगा और जिंक नीचे आकर घुलने लगेंगे, सॉल्यूशन में जाकर मिलने लगेंगे। तो ये चीजें होने लगेगी, यानी कि ये दोनों जो फिनोमेना होने लगेगा, इससे ये पता चल रहा है, रिजल्ट क्या है कि भाई कॉपर सल्फेट को आप जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉपर सल्फेट aqueous solution can't be stored in जिंक सॉलिड कंटेनर। जिंक के कंटेनर में हम लोग कॉपर सल्फेट को जमा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके बोला जाए बच्चों, जैसे मैं कहूं what will happen when ZnSO4 aqueous solution is stored in क्या होगा, कॉपर सॉलिड कंटेनर। इस बार क्या किया जा रहा है बच्चों, इस बार क्या किया गया है कि कॉपर सॉलिड का कंटेनर लिया गया है, यानी कॉपर का कंटेनर लिया गया है, दिस इज कॉपर कंटेनर, कॉपर सॉलिड कंटेनर, और यहां पे रखा गया है क्या, दिस इज जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन, तो हम देखिए, हमें पता है, पहले देखते हैं रिएक्शन लिख के देखते हैं क्या होगा या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो कॉपर सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वस, तो ये जो रिएक्शन होना है, यानी कि कॉपर जो है वह अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में यानी कि जीरो है, और जिंक अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, Zn+2, देखो जिंक अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और कॉपर अपने रिड्यूस फॉर्म में है। तो कॉपर चाहता भी तो है कि हम रिड्यूस फॉर्म में ही रहें, और जिंक चाहता ही है कि हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहें, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए वह चाहता है कि हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहें, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए वह चाहता है कि हम रिड्यूस फॉर्म में रहें। तो कॉपर का रिड्यूस फॉर्म 0 है, ऑक्सीडाइज फॉर्म +2, जिंक का उसी तरह से ऑक्सीडाइज फॉर्म +2 है और रिड्यूस फॉर्म 0 है। तो चूंकि जिंक अपने पसंदीदा स्टेट में है, मतलब वह ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहना चाहता है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही है, कॉपर रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहता है और रिड्यूस फॉर्म में ही है। इसका मतलब यह रिएक्शन नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला जवाब क्या हो गया, व्हाट विल हैपन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन हैपन, नो रिएक्शन हैपेंस, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, क्या तुमसे पूछा जाएगा क्या कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को स्टोर कर कर रखा जा सकता है, बोले ऑब्वियसली रखा जा सकता है। तुम लिख सकते हैं क्या, यस, ZnSO4 aqueous solution can be stored in कॉपर सॉलिड कंटेनर। तो इस तरह के क्वेश्चन ये बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो हो गया कि कौन सा रिएक्शन होगा या कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये पूछा जाएगा। दूसरा ये भी पूछा जाएगा कि कौन से केमिकल को किस मेटल में स्टोर कर कर रखा जा सकता है, या कौन से केमिकल को किस मेटल में स्टोर कर कर नहीं रखा जा सकता। आपको 4 ऑप्शन दे देगा बच्चों,
जैसे आपको कॉपर सल्फेट दे दिया और 4 ऑप्शन नीचे दे दिया कि इसको किस में स्टोर कर कर नहीं रखा जा सकता है या किस में स्टोर कर कर रखा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। और मैंने पीछे बताया कि आपको यही बोल सकता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बारे में बात हो सकती है। और मैंने बताया कि कौन कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, कौन एनोड के जैसा बिहेव करेगा। ये 3 बात हो गई। यानी कि तीसरा नोट हम देखा, नोट 3 से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, यानी कि बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन डिसाइड which chemical should be stored in what kind of metal container। समझ गए बच्चों? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा मेटल कंटेनर में किस केमिकल को रखा जा सकता है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा केमिकल में मौजूद मेटल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्या एडवाइस करके आप लिख सकते हैं खुद से कि कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल केमिकल्स में रहने वाले मेटल आयन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंटेनर should have high standard electrode potential, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो केमिकल्स का कंटेनर के जो मेटल्स होंगे उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इस बात को याद रखना है। तो तीसरी बात आपने सीखी होगी कि जो कंटेनर है उसका जो मेटल जो यूज हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तुम लोग देखते हुए लैब में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो ग्लास के कंटेनर में रखी जाती हैं। ग्लास का बॉटल होता है, ग्लास का ट्यूब होता है, ग्लास का फ्लास्क होता है, ग्लास का कंटेनर होता है, ग्लास का बीकर होता है। तो सारी चीज़ें ग्लास की होती हैं। खुद से सोचो ग्लास क्यों लिया जा रहा है मोस्टली? तो मोस्टली ग्लास का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्लास जो है वो क्या है, ग्लास का रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ना। तो तुम लोग देखो, तुम लोग ग्लास का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो तुमको मैं दिखाऊं, देखो, तो ग्लास का रिडक्शन पोटेंशियल देखो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ग्लास का रिडक्शन पोटेंशियल देखो Pb+2 से Pb, तो ग्लास का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जनरली हम लोग ग्लास का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो ग्लास का इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है कि ग्लास का रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जनरल जितने भी उसमें सॉल्ट वॉल्ट हैं आप उसको आराम से डाल सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। 3 बात हम लोग सीख लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, 3 बातें हम लोग को समझ में आ चुकी हैं। चौथी बात देखते हैं। नोट 4 क्या कहता है? तो बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन कैलकुलेट standard EMF of the cell, जिसको हम लोग E0 सेल भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। तो ये चीज़ें ये तभी हो सकेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से जब हमको डेटा दिया गया हो। तो इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है। आपको क्या होता है कि आपको गिवन रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है। तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, E0 सेल की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल लेटर, हम लोग जब पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल या फिर टोटल E0, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे डेटा यूटिलाइज करना पड़ता है। वी यूज
डेटा, है ना, यानी कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को याद नहीं रखना है, ये गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है, बट ओनली फॉर वॉचिंग डेटा। नोट 5, नोट 5 क्या कहता है? बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट can be determined, can be determined। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं, कैन बी डिटरमाइंड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम लोग जो प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट की भी जानकारी हम लोग को मिल जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? डिटेल इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक चीज़ देख रहे होगे कि इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। टोटल 5 नोट मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कर दिया है। ये पांचों नोट काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से लास्ट जो 4th और 5th नोट जो मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे तो डेटा इस्तेमाल होता है, जिसको आई थिंक मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं जो लूँगा क्लास, उसमें मैं आपको ई नॉट सेल निकालना सिखाऊंगा। और ये जब मैं तब पढ़ाऊँगा जब जब इलेक्ट्रोलाइसिस का डिस्कशन मैं स्टार्ट करूँगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान मैं यहाँ पे ये चीज़ें को डिस्कशन करूँगा, ठीक है। और अगले क्लास में मैं इस बातों को डिस्कस करूंगा कि ई नॉट सेल किस तरह से निकाला जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल कैसे वहाँ पे हो रहा है। तो टोटल 5 एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, 5 एप्लीकेशन आपको दिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पढ़ने के बाद आप जान सकते हैं, कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से रट लें, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको जो पूरा लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम लोग देखा 5 चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप अच्छे से रट लो, समझ लो, और उसके बाद ही आप क्या करोगे, बना सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको सीरीज याद होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और टॉपिक जिसका नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो लिखा जाए सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आज मैंने प्लान किया था दो टॉपिक को खत्म करने का। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ सेल। किसी सेल को हम लोग जो कॉपी पे या किसी थ्योरेटिकली हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट, अ वे टू रिप्रेजेंट सेल। किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कॉपी पे हम लोग किसी सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डिस्कस्ड इन सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना बच्चों। उसको हम डिस्कस कहाँ करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहली बात है, उसमें ध्यान रखेंगे क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन में जो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, एक होता है एनोड हाफ सेल रिएक्शन, डबल वर्टिकल बार, फिर कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है। तो ये डबल वर्टिकल वार जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डबल वर्टिकल वार, डबल वर्टिकल बार, ठीक है। इसका नाम है डबल वर्टिकल बार, 2 वर्टिकल बार है, लाइन भी कह सकते हैं। यूज्ड फॉर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बारे में पढ़ा चुका है मुझे तुम लोगों को। तो सॉल्ट ब्रिज को, ये जो डबल वर्टिकल बार है, ये दोनों, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि
यहाँ पे मैंने देखा रिप्रेजेंट मैंने किया है वो एनोड हाफ सेल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि सॉल्ट ब्रिज के पहले एनोड हाफ सेल रिएक्शन की बात होगी और सॉल्ट ब्रिज के बाद कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात की जाएगी। ये कन्वेंशन है बच्चों, इसको कन्वेंशनल माना गया है, इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। कन्वेंशनल इसलिए है क्योंकि हम लोग जनरली जब भी किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड को हमेशा हम लोग लेफ्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कैथोड को हमेशा हम लोग राइट रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैथोड रिप्रेजेंटेड इन राइट वाइल एनोड रिप्रेजेंटेड इन लेफ्ट, दिस इज कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है, ये मान्यता है, इस मान्यता पे हम लोग को चलना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इधर जो लिखा हुआ है वो एनोड हाफ सेल ही है, उसी के रिएक्शंस हैं। और ये क्यों है इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। ठीक है, बस फॉर द अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कोई एक ही पैटर्न पे रखा जाए कि सबको समझ में आए। तो एनोड हाफ सेल को हम लोग हमेशा लेफ्ट रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन को हमेशा राइट रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इफ द corresponding components if the corresponding components of the reaction are in same phase, then they represented with कॉमा, सिंबल कॉमा कैसा होता है पता होगा, और एंड when in different phase then represented with single vertical bar, उसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं, आप लोग को आता होगा, दिस इज सिंगल वर्टिकल बार। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या हो, सेम फेज में हो तो हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स अगर डिफरेंट फेज के हो तो उसको हम लोग वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला है बच्चों, जिसके आधार पर मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले मैं डेनियल ही लिखता हूँ, डेनियल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल डेनियल के हिसाब से जेड एन सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, और ये मान लो रिएक्शन है अपना Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन है एनोड और कौन सा है कैथोड का रिएक्शन। तो हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 0 से क्या हो रहा है, ये +2 जा रहा है, इसका मतलब ये तो पता चल गया है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑक्सीडेशन के हैं। और Cu+2 से यहाँ पे Cu 0 जा रहा है, +2 से 0, इसका मतलब ये तो पता चल चुका है कि कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अपना काम हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये हो गया बच्चों अपना क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब मुझे पता करना था बस यही। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे तो सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से कंपोनेंट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन कौन से कंपोनेंट रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ Zn और Zn+2 इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे OHR, और यहाँ पे क्या हो रहा है RH में Cu+2 और सिर्फ Cu इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट हमें करना है, देखो यहाँ पे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन
सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले एनोड हाफ सेल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन अपना ये है, तो वो क्या है? Zn से Zn+2। अब ये देखो कि Zn से Zn+2 जा रहा है, क्या दोनों सेम फेज में डिफरेंट फेज में? देखो ये सॉलिड है और ये एक्वस है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट फेज में है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Zn सॉलिड सिंगल बार Zn एक्वस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का। अब फिर यहाँ पर क्या लगा दें हम लोग? डबल वर्टिकल बार, इट रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। और अब लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, इसका मतलब Cu+2 एक्वस। और चूंकि एक्वस और सॉलिड है, यहाँ पे एक्वस है और ये क्या है बच्चों? सॉलिड है। अगेन बोथ आर व्हाट? इन डिफरेंट फेज, तो सेपरेटेड बाय द वर्टिकल बार। दिस इज Cu सॉलिड। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसको अगर और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें हो सकता है कि आपको कंसंट्रेशन भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका तो कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसका कंसंट्रेशन दिया गया हो, तो इसको और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, मोर बेटर। बेटर कहने का मतलब जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाए। अगर आप सॉलिड एक्वस नहीं लिखते हैं तो ये फिर अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। सॉलिड एक्वस लिख देने से ये पता चल पा रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये +2 होगा और ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख दो, जिंक सॉलिड वर्टिकल बार Zn+2 एक्वस। अब जो भी कंसंट्रेशन, मान लो 1m मान लिया मैंने, तो 1m यहाँ लिख दिया, डबल वर्टिकल बार Cu+2 एक्वस 1m और Cu सॉलिड। ठीक है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन इस रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में जो आयंस मौजूद हैं उनका कंसंट्रेशन को भी मैंने एक्सप्रेस किया है। तो दिस इज मोर बेटर रिप्रेजेंटेशन देन दिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आगे देखें, सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं लिखूँ Cr+6 एक्वस प्लस Fe+2 एक्वस gives Cr+3 aqueous प्लस Fe+3 aqueous। आप सबसे पहले चेक करो, इस रिएक्शन का मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? तो +6 से +3 हो रहा है बच्चों, दिस इज रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात हो रही है, RH। और Fe+2 से Fe+3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए हो गया ऑक्सीडेशन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो। अब अपने को पहले OHR लिखना है ना, तो OHR देखो किसका लिखना पड़ेगा? Fe+2 और Fe+3 लिखना पड़ेगा। अब दोनों एक्वस हैं, चूंकि दोनों एक्वस हैं तो हम इसको कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। तो इसको लिखा जाएगा कैसे? इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, सोचो जो जरा बच्चों। तो लिखेंगे कैसे? Fe+2 एक्वस, सेम रिप्रेजेंटेशन करना है, सेम फेज में बच्चों, तो रिप्रेजेंट सेपरेटेड बाय द कॉमा, और Fe+3 एक्वस, और यहाँ पे डबल वर्टिकल बार। अगेन द सेम वे, क्रोमियम+6 भी एक्वस है, क्रोमियम+3 भी एक्वस है, तो अगेन सेपरेटेड बाय द कॉमा, तो Cr+6 एक्वस कॉमा Cr+3 एक्वस। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इस तरह से लिखा कहीं पे दिख जाए तो इसका मतलब आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे। ध्यान देंगे बच्चों। अब इसी को और बेटर इंफॉर्मेशन के साथ इसको अगर लिखना हो तो हम लोग इसमें Fe+2 Fe+3 का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, Cr+6 Cl+3 का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे साथ में कॉमा देकर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ पे कोई वर्टिकल बार यहाँ पे दे दे, सिंगल वर्टिकल बार, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर कोई इसको इस तरह से लिख दे, Fe+2 एक्वस वर्टिकल बार, Fe+3 एक्वस डबल वर्टिकल बार, Cr+6 एक्वस
वर्टिकल बार Cr+3 एक्वस। तो यहाँ पे चूंकि चूंकि दोनों सेम फेस था और यहाँ पे सेपरेट किया गया है किसके साथ बच्चों, वर्टिकल बार के साथ, इसलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आप इसको उल्टा पुल्टा भी नहीं कर सकते, आप कैथोड के रिएक्शन को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसको उल्टा पुल्टा भी नहीं लिख सकते। अगर कोई इस तरह से लिख देता है बच्चों Cr+6 एक्वस कॉमा Cr+3 एक्वस डबल वर्टिकल बार Fe+2 एक्वस कॉमा Fe+3 एक्वस। तो यहाँ पे क्या किया गया है देखो, सेम फेज है, कॉमा तो लिया गया है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो किसका रिएक्शन है, देखो तो +6 से +3, इसका मतलब ये किसका रिएक्शन है, रिडक्शन का रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन तो पीछे होगा ना, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो कैथोड का पार्ट है, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं Fe+2 एक्वस Fe+3 एक्वस कॉमा, इसको इस तरह से लिखें Cr+6 एक्वस कॉमा Cr+3 एक्वस। तो ये सही है गलत, देखो जरा। तो देखो यहाँ पे दोनों एक्वस है सेपरेटेड बाय द कॉमा और दोनों एक्वस है सेपरेटेड बाय द कॉमा, ये तो सही है। अब यहाँ पे देखो आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयरन का जो टेंडेंसी है यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आयरन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है और वो आयरन इधर है ही, और क्रोमियम की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है तो वो इधर है ही। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने क्या कर दिया है कि मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, यानी कि Fe+3 से Fe+2 कर दिया। अगर इस तरह से भी लिखा रहे बच्चों तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भी सही माने जाते हैं। बस आपको पता है कि चूंकि ये डबल वर्टिकल बार के इस साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के ही रिएक्शन होंगे, तो ऑटोमेटिक जब आप इसका रिएक्शन लिखिएगा तो +2 से आप +3 ही लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो ऑक्सीडेशन में जाएंगी। तो इसकी बाद की चीज़ें चूंकि ऑक्सीडेशन में ही जाएगी तो इसको आप +2 से +3 भी लिख सकते हैं, यानी कि +3 से +2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक सही रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों कि क्या सही, सर ये सही रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो अगर किसी एग्जाम में इस तरह से लिखा रहे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि ये बात तो कन्फर्म है क्या कि दो डबल वर्टिकल बार के इस साइड है वह एनोड है, और एनोड पे चूंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा तो रिएक्शन में आपको Fe+2 से Fe+3 लिख देना है। अगर वहां पे आप Fe+3 से Fe+2 लिख देंगे तो फिर आप गलत बना देंगे। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वहाँ पे लगाना है। ठीक है, कि जो यहाँ पे चूंकि वर्टिकल बार के इधर है तो वो ऑक्सीडेशन में ही जाएगा, और ऑक्सीडेशन में जाएगा तो इसके ये पहले ये बाद में जाएगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं माना जाता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। जैसे मैं कहा Cr2O7-2 एक्वस प्लस 14H+ एक्वस प्लस 6Fe+2 एक्वस एरो 6Fe+3 एक्वस प्लस 2Cr+3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सा जा रहा है ऑक्सीडेशन में और कौन सा जा रहा है रिडक्शन में। तो देखिए जरा, तो Cr2O7-2 तो इसका क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और यहाँ पे Cr+3 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो रहा है। तो ये बात तो तय हो गई है कि यहाँ पे क्रोमियम का जो क्या सीन है कि इसका हो रहा है रिडक्शन, यानी कि यह अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनने के लिए तैयार है। और Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, Fe+2 से Fe+3 बन रहा है बच्चों। इसका मतलब ये बात तो तय है कि दिस इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है +2 से +3, और ये बनने के लिए तैयार है अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए। तो उसको इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा। ठीक है, सो तीसरा एग्जाम्पल कर लीजिए। ठीक है, कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, OHR। तो कैसे लिख सकते हैं उसको, Fe+2 एक्वस, और ये भी एक्वस है तो यहाँ पे कॉमा हो जाएगा बच्चों, Fe+3 एक्वस
डबल वर्टिकल बार, आप फिर यहाँ देखेंगे इसको लिखेंगे Cr2O7-2 एक्वस, और जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो भी एक्वस, तो कॉमा Cr+3 एक्वस। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया जो कि सही है। ठीक है, अब अगर मान लो इसी में चूंकि यहाँ पे क्या है एक्वस एक्वस है, तो हो सकता है इसका कंसंट्रेशन दे दें, तो इसको थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं और अच्छे से, कैसे लिख सकते हैं Fe+2 एक्वस, कंसंट्रेशन कुछ ही मान लो XM कॉमा Fe+3 एक्वस कंसंट्रेशन YM। अगर गैस होता बच्चों तो प्रेशर लिया जाता है, गैस है तो कंसंट्रेशन नहीं लिखते ना। तो अगर मान लो कोई गैस होता तो कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर लिखा रहता, 1 बार 2 बार लिखना पड़ता। चूंकि एक्वा सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन M लिख रहे हैं, मोलैरिटी लिख रहे हैं। डबल वर्टिकल बार Cr2O7-2 एक्वस, अब यहाँ लिख दो AM मोलैरिटी और Cr+3 एक्वस BM मोलैरिटी। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों जो क्या है इससे बेटर है, यानी कि इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। एक तो ये तो पता चल रहा है कि दोनों सेम फेज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो दिस इज मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेटिव इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा सेल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसमें इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रोड्स की बात भी बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका इससे और अच्छा रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोड भी रिप्रेजेंट करें, और लेट इलेक्ट्रोड इज ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है। इफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है जिसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। अगर मुझे और अच्छा सेल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा प्लैटिनम सॉलिड, चूंकि सॉलिड है और ये एक्वस है तो क्या हो जाएगा वर्टिकल बार, सिंगल वर्टिकल बार Fe+2 एक्वस XM कॉमा Fe+3 एक्वस YM डबल वर्टिकल बार और Cr2O7-2 एक्वस AM कॉमा Cr+3 एक्वस BM और वर्टिकल बार, और यहाँ पे फिर से प्लैटिनम, क्योंकि दोनों जगह पे मैंने प्लैटिनम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है इससे भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर इस तीनों में तुम्हें सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन कहा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, इसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हैं, इसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है मतलब एक तो पता चल रहा है कि एक्वस फॉर्म है दोनों का, एक पता चल रहा है कि सबका कंसंट्रेशन क्या क्या है वो पता चल रहा है, कौन OHR है कौन RH है ये तो सब में पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो यह एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहा है इस बात की भी चर्चा हो गई है। तो अगर इस तीनों के ऑप्शन में हो और तुमसे पूछा जा रहा हो आपको बताना है कि कौन सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है तो वो ये है। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो कि आपको 4 ऑप्शन दिया हो कि इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन गलत है, तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सही हैं, इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, मोर देन वन चॉइस में पूछे जा सकते हैं और सिंगल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। तो सिंगल चॉइस में कैसे पूछेगा बच्चों कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए इसमें कौन सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है, तो दिस विल बी आंसर। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन इसमें रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है यानी गलत रिप्रेजेंटेशन है, या कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन इसमें सही रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इस तीनों को टिक लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और। इस और मैं क्या कर रहा हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ और आपको उसका सेल रिएक्शन लिखना है। चलिए तो चौथा एग्जाम्पल, इफ सेल रिप्रेजेंटेशन इज क्या देते हैं, मान लो प्लैटिनम सॉलिड Cl2 गैस Cl-
एक्वस, और यहाँ पे Ag प्लस एक्वस, सॉरी Ag सॉलिड। ठीक है, ये अपना सेल रिप्रेजेंटेशन है जो क्वेश्चन में मान लो आपको दे दिया गया। ठीक है, और इसका बोला गया राइट द सेल रिएक्शन। तो व्हाट इज सेल रिएक्शन, व्हाट इज द सेल रिएक्शन। तो इस बार उल्टा हो गया, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है और सेल रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो पहले देखिए कि आपके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, देखो Cl2 से Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो जीरो से क्या हो रहा है, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ये। Pt सॉलिड जो मैंने कहा था वही चीज़ यहाँ पे आ चुका है, Cl2 गैस कॉमा Cl माइनस एक्वस, साफ साफ मैं लिख देता हूँ Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। अब चूंकि देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं Cl2 और इससे बन जाएंगे Cl माइनस और Ag प्लस और इससे बन जाएंगे Ag। अगर तुम इस तरह से लिख दिए, प्लेटिनम को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोड की जानकारी दे रहा है। अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत है, खुद से सोचो। तो देखो यहाँ पे Cl का 0 हो जाएगा और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, दिस इज रिडक्शन। और Ag प्लस का क्या हो गया, +1 और Ag प्लस का 0, अगेन दिस इज रिडक्शन। तो इसका मतलब ये जो आपने लिखा जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट इसको देख के जो लिख दिया, दैट इज रॉन्ग। तो मैंने कहा था आपको कि आपको बस डबल वर्टिकल बार के इधर जो लिखा हुआ है या इधर लिखा हुआ उससे बस ये पता चल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानकारी दी जा रही है कि दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐसा नहीं कि यही पहले आएगा यही बाद में आएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है और मुझे ऑक्सीडेशन कराना है, तो पहले Cl माइनस होगा फिर Cl2 होगा। तो इसका हमको, चूंकि ये तो फिर सही है क्योंकि ये रिडक्शन के साइड है और रिडक्शन हो भी रहा है, लेकिन यह ऑक्सीडेशन के साइड और रिडक्शन शो कर रहा है जो कि गलत है। तो अब इसको सुधार के लिखना पड़ेगा, इसको बस उल्टा करके मैं लिख दूंगा। इसको लिख दूंगा कैसे, Cl माइनस एक्वस, इसको गैस लिख दें बेटर तरीके से, Cl माइनस एक्वस इधर लिख दिया और Cl2 को इधर जाके ले जाएंगे, Cl2 गैस और Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। अब यहाँ पे चेक करोगे तो -1 से क्या हो रहा है, 0, यानी कि इसका क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज ऑक्सीडेशन। और Ag प्लस से क्या हो रहा है, Ag दिस इज रिडक्शन। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो एनोड के साइड दिया हुआ था और इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। और यह कैथोड के साइड दिया था, इसका रिडक्शन होना चाहिए था और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि यह रिप्रेजेंटेशन सही है। तो थोड़ा संभल के यहाँ पे रखना है बच्चों, क्या ये आपको जानना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए कि बस जो रिप्रेजेंटेशन में जो डबल बार दिया गया है, इसके इधर वाला रिएक्शन वो एनोड पर का है, इसके इधर वाला रिएक्शन कैथोड पर का है। लेकिन जब आप रिएक्शन लिख लेते हो तो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि भाई कि जो अगर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दोनों रिडक्शन नहीं हो सकता, एक तो कोई गड़बड़ हो गया होगा, यानी कि एक ऑक्सीडेशन हो गया है एक रिडक्शन। अब हो सकता है इसको भी उल्टा कर दे इसको भी उल्टा कर दे, इसका मतलब आप ये चेक कर लेना जरूर, एडवाइस करके आप लिख भी सकते हो, ये चेक कर लेना है जरूर, क्योंकि जो एनोड के साइड दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं है और जो कैथोड के साइड दिया गया है उसका रिडक्शन हो रहा है या नहीं है। यानी कि एनोड के साइड लिखे गए जो कंपोनेंट्स हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं और कैथोड के साइड लिखे हुए जो कंपोनेंट्स हैं उसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, इस बात की कंफर्मेशन होना जरूरी है। अगर ये कंफर्मेशन हो जाता है तभी रिप्रेजेंटेशन सही माना जाएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ इसका रिडक्शन तो हो रहा था जो कि कैथोड साइड था और सही था, लेकिन यह एनोड साइड था और रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन दे रहा था जो कि गलत था। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई थिंक आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी और दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं। दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड सेकेंड इज व्हाट, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम लोग दो टर्म को, दो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने, सेल रिप्रेजेंटेशन। बोथ आर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाषा होगी जिसमें ये लोग लिखे हुए होंगे, जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो बच्चों इन दोनों चीज़ों को, दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी कन्फ्यूजन रखा है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।